नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड में। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम चर्चा करेंगे संजय जोशी से, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। भारत और चीन की जहां तक बात है, एक तरह से डिसएंगेजमेंट वहां पर शुरू हो गई, जो एक अच्छी बात है। पिछले हफ्ते आखिरी बात जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के बीच बातचीत हुई, उसके बाद से डिसएंगेजमेंट शुरू हुई। दोनों सेनाएं पीछे हटी, बफर बना और कई चीजें हुई, लेकिन साथ साथ तैयारियां जो हैं वो बनी हुई हैं, चौकसी जो है वो बनी हुई है। और इन सब के साथ हम कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या डी एस्केलेशन वाकई हो रहा है। संजय, बहुत लोग ये मानते हैं कि डिसएंगेजमेंट तो शुरू हुआ है, लेकिन डी एस्केलेशन में एक लंबा समय अभी लगेगा। और वैसे भी एक दीर्घकालीन नीति की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सोचे कि क्या चीन को जवाब दे दिया भारत ने, तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि एक लंबे समय तक जवाब देते रहने पड़ेगा। एप्स बैन किए गए, तैयारियां अपनी जगह पर बनी हुई हैं। ये जो पूरी एक अभी जो नीति दिख रही है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है या क्या आकलन है, जिस तरह भारत इससे डील कर रहा है अभी? दो देशों के बीच में जो संबंध हैं वो किसी ब्रह्मवाद या ब्रह्मवाक्य के आधार पर नहीं चलते हैं कि जो कह दिया वो एक बार हो जाएगा। तो ये जो एस्केलेशन और डी एस्केलेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, लगातार बनती रहती है, और अच्छी बात है। क्योंकि जैसे हम पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा करते आ रहे हैं, और जैसा कि आपने भी अभी कहा है कि ये जो हमारा जो सामरिक रिश्ता है चीन के साथ, उसको रिश्ता कहिए या सामरिक कंपटीशन कहिए या सामरिक युद्ध कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो भी ये सामरिक रिश्ता है, ये लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता है, और ये आज या कल की घटनाओं के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। तो इसमें कई प्रकार के पहलू होते हैं। तो जरूरी है कि डीएस्केलेशन की जो बात हो रही है वो लगातार अपनी चलती रहे, लेकिन जो मूलभूत आपस में जो सामरिक जटिलताएं हैं उनको सही ढंग से समझ करके कोई ना कोई या तो रास्ता या इसका कोई आगे का सलूशन निकाला जाए। देखिए, आज के युग में तो युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। आधुनिक युग में रणभूमि बदल गई है, युद्ध बदल गए हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। आज अगर आप देखें तो व्यवस्थित टारगेटेड सैन्य हिंसा में लगातार कमी आती जाती है। आजकल जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है, इनडायरेक्ट वॉरफेयर चाहे आतंकवाद के नाम पर हो या फिर वो साइबर युद्ध जिसका हम लगातार इजाफा देखते जा रहे हैं उसके माध्यम से हो, उसमें और तीसरा जो है सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक हिंसा जो दूसरे देशों में कई ढंग से की जाती है, पैदा की जाती है, उसमें ज्यादा जोर लगाया जाता है। क्योंकि आज के युद्ध में बॉर्डर पर ये जो लड़ाई है वो कम लड़ी जाती है। बेवकूफी है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना। देशों के हाथ में और भी बहुत सारे हथियार हैं जिनसे इनके सामने राफेल, सुखोई, T-90 ये सब महज खिलौने मात्र बन जाते हैं। तो युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाए, सिर्फ सैन्य शक्ति से माध्यम से नहीं लड़ा जा सकता। एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, ये सब सामरिक जो एक संभावनाएं हैं आगे चलने में, उसमें एक रोल प्ले करते हैं। और जैसा आपने कहा दीर्घकालिक हमारी क्या चीन के साथ रिश्ते होने चाहिए, उनको लेकर के इस पूरे जो आगे का घटनाक्रम है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो कई पहलू युद्ध की आपने चर्चा की संजय जी, उसी में से एक हम देख रहे हैं कि इस समय जो आर्थिक पहलू है वहां पे भी मोर्चा एक तरह से खोल दिया गया है। मसलन शुरुआत तो 59 चीनी ऐप के प्रतिबंध लगाने से हुई। उसके बाद भारत के आत्मनिर्भर बनने की बार बार बात हो रही है, उसकी तरफ कोशिशें भी की जा रही हैं, और कई सारे चीनी इंपोर्ट पे कोशिश है कि रोक लगे, कम से कम किया जाए। तो ये जो आर्थिक फ्रंट पे युद्ध लड़ा जाता है, यहाँ पे हम वो भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम सीमा पर तैनाती भी देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका को जो डिलीवरी कर दी थी चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, वो भी आया है। भारत में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल है उसने भी नई क्लियरेंसेस दी हैं। तो ये तमाम चीजें इस समय साथ साथ चल रही हैं। क्या माने कि आर्थिक फ्रंट जो एक युद्ध का हिस्सा है, वहां वो युद्ध भी वो जारी है, और इस समय उसमें एक भारत के पहलू में अगर भारत के नजरिए से देखें तो तेजी होगी। जितने भी हथियार हैं, चाहे वो आर्थिक हथियार हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हथियार हों, इनका इस्तेमाल जैसे और युद्ध में हथियार होते हैं बड़े सोच समझ के करना चाहिए। और हथियारों का इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए जिसमें
अपना नुकसान कम और दूसरे का नुकसान ज्यादा हो। तो एक बहुत इसमें भी मैंने कहा वही बात है, कोई ब्रह्मवाक्य या ब्रह्मवाद नहीं चलता है, इसको बड़े कैलिब्रेटेड ढंग से करने की आवश्यकता होती है। जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि जो आर्थिक पहलू हैं, आर्थिक पहलू में हमारी इकोनॉमीज इतनी बुरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि यदि एकदम आप एक्सट्रीम में जाकर के, जैसा बिल्कुल ब्रह्मवाद मान करके कि हम चीन से संबंध ही नहीं रखेंगे, आज उस बात को लेकर के आप चलते हैं, तो उसमें आप अपना नुकसान ज्यादा करते हैं। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस सब में जरूरी है एक बैलेंस हो और एक स्ट्रेटेजिक खेल जो खेला जाए। आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि परनिर्भरता आत्मनिर्भरता की का जो रास्ता है उसमें एक कड़ी होती है, और चीन ने उस कड़ी को बखूबी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसको उसने करके दिखाया। पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर रह करके वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो ये जो है, ये एब्सोल्यूटिज्म, एक जो ब्रह्मवाद होता है, इसमें नहीं चलता है। इसको बड़े कैलिब्रेटेड ढंग से सोच विचार करके कई पहलुओं को देख करके, इसीलिए इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक सर्विसेज होती हैं, देशों की होती हैं, जो कि इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को देख करके आगे का रास्ता तय करती हैं, और इसमें कोई भी रास्ता 100% सही या 100% गलत नहीं होता है। और इसमें इसका एक पहलू देखना जरूरी है जो हांगकांग में हो रहा है। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हांगकांग में जब 23 जून को चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ, नया कानून थोप दिया, जिसके तहत अब किसी भी तरह का विरोध है, प्रदर्शन है, किसी भी मामले में चीन जो है वो हांगकांग के लोगों को जेल में डाल सकता है। तो एक तरह से एक राजनीतिक अस्थिरता वहां पर भी है। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो भारत के इंपोर्ट्स वहां से काफी थे। 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा अभी हांगकांग हमारा। अगर इंस्टेबिलिटी वहां पर इतनी होती है तो इसका असर भारत पर कैसे पड़ता है? देखिए, हांगकांग का जो मुद्दा है, एक तरफ चीन ने 23 जून को हांगकांग में नया सिक्योरिटी एक्ट पारित किया, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने हांगकांग के खिलाफ, कम से कम यूएस कांग्रेस ने जो सैंक्शंस एक्ट पारित किया है, जो कि हांगकांग HKA के नाम से जाना जाता है, हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट, जो पारित किया है, जिसमें अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मोहर नहीं लगाई है, लेकिन अगर वो काम में आ जाता है तो बड़ी दिलचस्प चीज है। जो चाइनीज सिक्योरिटी एक्ट है वो एक तरह से HKA का काउंटर है। एक बड़ा, जैसा हम बात कर रहे हैं कि हथियार जो होते हैं, ये लेजिस्लेशन भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास बात है कि दोनों जो लेजिस्लेशन है, दोनों में कई चीजें ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हैं, जिनका संबंध चीन के जो एक्ट है उसका संबंध उसके अपनी सीमाओं से नहीं है। उसने स्पष्ट उसमें किया हुआ है कि यदि चीन या हांगकांग के खिलाफ कोई भी कंपनी या कोई भी देश प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शन लगाता है, अवरोध पैदा करता है, वो शत्रुपूर्ण गतिविधि मानी जाएगी, उन पर उनका असर पड़ेगा, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका का यूके क्या कहता है? अमेरिका का यूके भी जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो हांगकांग की जो एक 1 कंट्री 2 सिस्टम है, जो हांगकांग में आजादियां दी हुई हैं, जो एक अलग सा सिस्टम चल रहा है हांगकांग की ट्रीटी के तहत, अगर उसमें खलल पैदा किया जाता है तो अमेरिका ऐसी चीनी संस्थाओं के खिलाफ, ऐसे चीनी नेताओं के खिलाफ सैंक्शंस का उपयोग करेगा, और जो संस्थाएं इन नेताओं का सहयोग करेंगी, चाहे वो बैंकिंग संस्थाएं हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर हैं। तो अब समस्या ये पैदा हो गई कि जो हांगकांग में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हांगकांग में अगर आप देखें तो अमेरिका के करीब 85,000 नेशनल्स हैं और 1300 से ज्यादा कंपनीज हैं। इसी प्रकार से कई सारे इंटरनेशनल बैंक्स वहां पर हैं। सब में आजकल अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि तार अमेरिका और चीन के इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं। आपने भारत की बात की, भारत के भी जुड़े हुए हैं। तो सब इस विचार में लगे हुए हैं कि कैसे, अगर हांगकांग में वास्तव में दोनों पक्ष आकर के अपने अपने एक्ट्स के तहत कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, तो बीच में जो फंस जाते हैं, जो इस उधेड़-बुन में जो लोग फंस जाते हैं, वो हैं इस प्रकार की बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं। वो किस प्रकार से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां दूसरे देशों के माध्यम से करेंगे। तो ये एक मंथन चल रहा है वहां भी। उम्मीद सभी को यही है
कि ना अमेरिका अपने सैंक्शंस को सीरियसली लेगा, ना चीन जो धमकियां दे रहा है। ये सिर्फ एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, एक दूसरे की पैंतरेबाजी को लिमिट करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये देखिए डिफेंस ऑफेंस लगातार इसमें चलता रहता है। और जहां तक हांगकांग से ट्रेड सरप्लस के सवाल है, भारत का आपने बात की, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से जो हमारा ट्रेड बैलेंस चीन के साथ है वो लगातार सुधरता जा रहा है। पहले हमारा करीब 60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, वो घटकर 52 हुआ, अब सुनने में आ रहा है करीब 48 बिलियन डॉलर रह गया है। लेकिन इसके साथ ही जो हांगकांग से हमारा ट्रेड है लगभग उतना ही बढ़ता जा रहा है। और ये अंदेशा है कि जो चीन के रास्ते से हमारे पास जो गुड्स आते थे, जो एक्सपोर्ट होते थे, आज वो चीन से नहीं बल्कि हांगकांग के रास्ते से, सिंगापुर के रास्ते से, कई अन्य रास्तों से आ रहे हैं। तो ये जो है ट्रेड वॉर और ये सब चीजें हैं, इसके कई सारे पहलू हैं जिनके इस पे माफ कीजिएगा, छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो चीन पर हम एक तरह से इंपोर्ट्स घटाने की कोशिश करें, जो आपने बात की कि वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो एक ये भी चिंता है कि काफी इनडायरेक्ट इनफ्लो ऑफ चाइनीज गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसको लेकर भी अर्थशास्त्री परेशान है कि आप इस प्रतिबंध का क्या मतलब रह जाता है तब जब हम चीन से इंपोर्ट घटाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये दूसरे रास्तों से आ रहे हैं। जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है वो अपने में इस तरीके से इंटरट्वाइंड है, उलझी हुई है कि किसका तार कहां जुड़ा हुआ है वो अलग कर पाना वास्तव में बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि चीन से सप्लाई चेन शिफ्ट होकर के आज मौका है कि वो भारत में आए या अन्य देशों में आए, सभी देशों में एक कंपटीशन चल रहा है, भारत भी इस कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन वास्तव में हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को सबसे पहले अपने घर के अंदर सुधार करना होगा, हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनना होगा। यदि दूसरे देश की इंडस्ट्री, चाहे वो चीन हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, किसी भी दूसरे देश की अगर इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, हमसे ज्यादा सस्ते तरीके से वो वही माल बना सकती है, तो चाहे वो नंबर 1 से, चाहे वो नंबर 2 से, चाहे वो नंबर 3 से, किसी न किसी रास्ते वो सामान घूम घाम कर हिंदुस्तान जरूर आ जाएगा। तो अपने घर को सुधारने के अलावा कोई रास्ता इसमें नहीं होता। हमें सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो अगले कुछ वर्षों में भारत के लिए है। अगर हम वास्तव में चीन से कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। ये इंश्योर करना होगा कि हमारी इंडस्ट्री दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव गुड्स सबसे सस्ते दामों पर, सबसे अच्छा क्वालिटी का बना सके और विश्व में कम्पीट कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आप कह रहे हैं कि युद्ध का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है, युद्ध कई खेमे में खेले जाते हैं, लड़े जाते हैं, और सीमा पर युद्ध हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि अभी भी जो डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन चल रहा है उसके बावजूद कई क्षेत्रों में ये युद्ध फिर भी जारी है। तो धन्यवाद। इंडियाज वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही।